हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है चैप्टर के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज से मैं शुरू करा रही हूँ आपको सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। लेकिन बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या माइक्रोब्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे बारिश का मौसम होता है तो जो अगर ब्रेड होता है वो ख़राब हो जाता है और उसके सरफेस पे हमें ग्रे कलर के वाइट छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। अगर हम इन धब्बों को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जिससे हमें छोटी छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंडेड गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी दी हुई है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? आप थोड़ी सी गीली मिट्टी लेंगे बीकर के अंदर और थोड़ा पानी डाल देंगे। जब सॉइल पार्टिकल्स मिट्टी नीचे चली जाएगी तो क्या करेंगे? एक ड्रॉप पानी का लेंगे ऊपर से बीकर में से और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। हमें क्या दिखाई देगा? टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। या तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं या पॉन्ड में से कोई आसपास आपके घर के आसपास तालाब है तो उसमें से कुछ ड्रॉप्स पानी की लेंगे और उनको ग्लास स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स घूमते हुए दिखाई देते हैं? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो ये ऑब्जर्वेशन शो करती हैं कि वाटर के अंदर और सोयल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye. Some of these, such as fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microbes. That's why they are called microorganisms or microbes. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे फंगस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है उसको तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख ही सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना तो देख ही नहीं सकते। तो इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई किए जाते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये? बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। ये 4 हमारे ग्रुप्स हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फिगर दे रखी हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे दी हुई हैं। पेज नंबर हमारा 18 है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फिगर दे रखी है। ये यहाँ पे बैक्टीरिया को शो किया हुआ है, एल्गी है ये, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। ये हमारी फंगाई हैं
ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। Viruses are also microscopic but they are different from other microorganisms. वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनको भी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं वे? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम वायरसेस आर शोन इन द फिगर। कैसे डिफरेंट होते हैं वे? क्योंकि वे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो कुछ वायरसेस के फिगर दिखाए हुए हैं यहाँ पे। फिगर 2.5 दिया हुआ है, ये वायरसेस यहाँ पे शो किए हुए हैं। डिजीज़ कोज्ड बाय वायरसेस। तो कौन कौन से डिजीज़ कोज करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ, दे आर कोज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाय वायरसेस। तो वायरसेस से कौन सी डिजीज़ होती हैं? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। तो ये सब वायरसेस से डिजीज़ होती हैं। डिजीज़ लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? डाइसेंट्री और मलेरिया। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको अंडरलाइन कर लेंगे। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होते हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की शॉर्ट फॉर्म होती है टीबी। यू लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6th एंड 7th। आप इनके बारे में 7th में और 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? दे में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। और क्या हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे फंगाई है और कुछ एल्गी हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? आइस कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ठंडे मौसम से लेकर हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, और जो मार्शी लैंड्स होते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। दे आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, कुछ फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सम आर बेनिफिशियल एंड अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज। कुछ तो हमारे फ़ायदा करते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वे हमारे बीमारियां फैलाते हैं हमारे शरीर के अंदर। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, इसीलिए रखा गया है क्योंकि वे हमारे लिए फ्रेंडली भी बिहेवियर होता है उनका और एनिमी वाला भी बिहेवियर होता है। तो फो का मतलब यहाँ पे होता है दुश्मन। वे हमारे फ्रेंड्स भी हैं क्योंकि वे हमारे काम आते हैं, लेकिन जब वे हमारे शरीर में बीमारियाँ फैलाते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, तो वे हमारे एनिमी बन जाते हैं। तो ये चैप्टर का जो नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो, इसी पे बेस्ड है। फर्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो टॉपिक है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका क्या क्या हमें नुकसान होता है। यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ होते हैं। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में भी यूज़ होते हैं। दे हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। काफ़ी टाइम से एल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूज्ड अप इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को भी साफ़ करते हैं। कैसे साफ़ करते हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा, वेजिटेबल पील्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस, इनको कौन ब्रेक करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक करते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन, बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसन को भी बनाने में होता है।
इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ है। क्या यूज़ है? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये तो हमने किया शॉर्ट में। अब हम हर एक को डिटेल में करेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप जानते हैं जो दूध की दही बनती है वो बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो हमारे दूध की दही नहीं जमेगी। जैसे आप मम्मी को देखते हो, मैंने अब मम्मी को देखा है कई बार कि मेरी मम्मी बचपन में क्या करती थी, थोड़ी सी दही लेती थी, उसको गर्म दूध में अंदर डाल देती थी और सुबह देखते थे तो दही जमी मिलती थी। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड के अंदर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो बैक्टीरियम होता है लैक्टोबैसिलस, ये कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। विच बैक्टीरिया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? लैक्टोबैसिलस। मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर और उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया और कहाँ यूज़ होते हैं? चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में यूज़ होते हैं, अचार, और वैसे कई तरह के फूड आइटम्स होते हैं। जैसे इडली और भटूरा बनते हैं तो इनके अंदर कर्ड यूज़ होती है। कैन यू गेस वाई? क्योंकि कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अगर हम भटूरे और इडली में डालते हैं तो इससे जो उसका डफ है वो फूल जाता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। और राइस की जो इडलीज़ बनती है, चावल की जो इडलीज़ बनती है और डोसे का जो मिक्सचर होता है, इसकी फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया और यीस्ट। आप एक्टिविटी कर सकते हैं। 1/2 फ्लोर लेंगे, आप आटा लेंगे, इसके अंदर का कुछ शुगर डालेंगे और थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और थोड़ा सा यीस्ट पाउडर। इसके अंदर आपको 4 चीज़ें डालनी हैं। 1/2 kg फ्लोर आटा, थोड़ी सी शुगर, वार्म वाटर और यीस्ट पाउडर, और उसको हमने एक सॉफ्ट डफ बनाना है, आटा गूंदना है। 2 घंटे के बाद हम क्या देखते हैं, जो डफ है वो फूल जाता है। रेज्ड मैदा स्टार्टिंग में ऐसे था हमारा और बाद में ये फूल जाएगा। तो क्यों फूल जाता है ये? ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेज़ी से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। बबल्स ऑफ द गैस, जो CO2 गैस होती है, उसके बबल्स डफ को भर देते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो यही प्रोसेस है, यही बेस है, इसी वजह से ईस्ट को यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्री या केक बनाने के लिए। ये तो हो गया हमारा होमली यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लार्ज स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन बनता है ईस्ट की प्रोडक्शन से, ईस्ट की हेल्प से। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट, जूसेस। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी नेचुरल शुगर्स होती हैं, नेचुरल शुगर्स कौन सी होती है? जो नेचुरल ग्रेन्स के अंदर होती हैं, जैसे बार्ली है, व्हीट है, राइस है, फ्रूट जूसेस है, इनके अंदर जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, इनके अंदर हम यीस्ट को ग्रो करते हैं। एक्टिविटी दी हुई है। अगर हम 500 ml का एक बीकर लेंगे और उसको 3/4 वाटर से फिलअप कर देंगे, यानी कि उसके अंदर 400 ml हम वाटर डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हम शुगर की डालेंगे और 1 चम्मच, आधा चम्मच हम यीस्ट पाउडर का डालेंगे। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, 400 ml वाटर, 2 या 3 चम्मच चीनी और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर का। और इसको हम एक वार्म प्लेस पे रखेंगे 4 से 5 घंटे तक। अब हम इसकी स्मेल लेंगे। कैन यू गेट ए स्मेल? क्या आपको कोई स्मेल आती है? दिस इज़ द स्मेल ऑफ द एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। ये एल्कोहल की स्मेल है, क्योंकि शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्कोहल में। और किससे कन्वर्ट होती है? ईस्ट की मदद से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन।
तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। और किसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस को? लुईस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस को। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं, जैसे पेंसिलिन देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स है कहाँ से आते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलती हैं। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन है ये क्या करती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या तो उनको मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। तो इन मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? द मेडिसिन्स विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है हमारा कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और एंटीबायोटिक किस किस से मिलती हैं? बैक्टीरिया और फंगाई से। नाम बता रखे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और इराइथ्रोमाइसिन है। सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। कहाँ से बनती है? फंगाई और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। और ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये कुछ डिजीज़ को क्योर करने में, उनको ठीक करने में काम आती हैं। और कहाँ यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का? एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स के अंदर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स को उनके खाने में जो उनका चारा होता है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे पोल्ट्री और जो हमारा पशु होते हैं उनको हम बीमारियों से बचा सकते हैं। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। जो प्लांट्स में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कोज कर देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो अगर डॉक्टर आपको बताता है कि एंटीबायोटिक्स लेने, तभी एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको 6 दिन दवाई खानी है तो 6 दिन खानी चाहिए, ना कि 4 दिन खा के छोड़ देनी चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप एंटीबायोटिक्स बेवजह ले लेते हैं जब ज़रूरत ही नहीं है, या ज़्यादा ले लेते हैं, 1 लेनी है और 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा? इससे इफ़ेक्टिवनेस जो है ड्रग की वो कम हो जाएगी। जब आपको इसकी फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो ये आपके शरीर में काम नहीं करेगी। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर एंटीबायोटिक्स बेवजह लेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ायदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वे भी मर जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू बिकॉज दीज आर कोज्ड बाय वायरसेस। तो एंटीबायोटिक्स जो वायरल डिजीज़ होती है उनमें वर्क नहीं करती, उनमें कोई इफेक्टिव नहीं है। जैसे कोल्ड या फ्लू हो जाता है तो अगर एंटीबायोटिक्स लेंगे तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वाई आर चिल्ड्रन गिवन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब, ऐसा माइक्रोब जो डिजीज़ लेके आया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो क्या होगा? हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और जो अंदर आने वाला है, जो इन्वेडर है, जो घुस रहा है, उसके लड़ती हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी को ये याद रहता है कि माइक्रोब से कैसे लड़ना है अगर ये दोबारा से एंटर करता है तो। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी
द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। अगर मरी हुई या कमज़ोर माइक्रोब्स को किसी हेल्दी बॉडी में डालेंगे तो बॉडी फाइट करेगी और उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मार देगी। किसकी हेल्प से? बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है बॉडी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रह जाती हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर, और हम हमेशा उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से हमेशा के लिए बच जाते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क, और यही है वैक्सीन किस तरह से काम करती है, ये उसका बेस है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये जो डिजीज़ हैं, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कोलेरा है, इनको वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। और वैक्सीनेशन खोज की थी स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. आपको बचपन में याद होगा कि आपको बीमारियों से बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन्स दिए होंगे। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज? क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं? इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़, और बच्चों को तो इन डिजीज़ से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, और जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो आपके आसपास हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है उसमें बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं पोलियो से। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे भी देखते हैं हम, अमिताभ बच्चन करते हैं पोलियो ड्रॉप्स की एडवर्टाइजमेंट, और न्यूज़पेपर में भी आती है। अगर कोई डेट फिक्स होती है सरकारी अस्पतालों में कि आप अपने छोटे बच्चों को 5 साल से छोटे बच्चों को दवाई पिलाएंगे, तो एडवर्टाइजमेंट या तो टीवी में आ जाते हैं या अखबारों में भी आ जाती है। पोलियो ड्रॉप्स क्या होती हैं? एक तरह की वैक्सीन ही होती हैं ये भी। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, इससे क्या हुआ है, हमारे जो वर्ल्ड है इसके मोस्टली पार्ट्स में से स्मॉल पॉक्स अब इरेडिकेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। दीज डेज़ वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल। आजकल वैक्सीन बड़े स्केल पे बनाई जाती हैं जिससे ह्यूमंस को और एनिमल्स को बीमारियों से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. These are known as biological nitrogen fixers. कुछ बैक्टीरिया हैं जो हवा के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं, और सॉइल जिससे हमारी रिच हो जाती है नाइट्रोजन में, और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। फिगर दिए हुए 2.7 में। तो ये हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बुज्जो एंड पहेली हैज़ ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बुज्जो और पहेली ने जो स्कूल के अंदर माली था उसको मैन्योर बनाते हुए देखा। Along with their friend, they collected waste of the plants, vegetable, fruits from the nearby houses and gardens. उन्होंने क्या किया? प्लांट वेस्ट को, वेजिटेबल वेस्ट को और फ्रूट वेस्ट को अपने आसपास के घरों से और गार्डन से कलेक्ट किया एंड पुट देम इन द पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उसको एक गड्ढे के अंदर उसको डिस्पोज करने के लिए रख दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम के बाद ये डिकम्पोज हो गया और इसकी मैन्योर बन गई। बुज्जो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैज़ हैपन। बुज्जो और पहेली जानना चाहती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो एक एक्टिविटी करके देखेंगे बच्चे, तभी उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। टेक 2 pots एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सोइल। 2 गमले लेंगे और दोनों को आधा मिट्टी से भर देंगे। पहले का नाम रखेंगे ए और दूसरे का रखेंगे बी, और ए वाला जो गमला है उसके अंदर प्लांट वेस्ट रखेंगे, जैसे सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल,
एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट भी। और पॉट भी के अंदर हमें प्लास्टिक की चीज़ें रखनी है, पॉलीथीन बैग्स रखते हैं। अब हम 3 से 4 वीक के लिए, लगभग 20-25 दिनों के लिए इसको हमें एक साइड में रख देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पोट्स? क्या आपको दोनों पोट्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या डिफरेंस दिखाई देता है? जो प्लांट ए के अंदर, पोट ए के अंदर जो प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो जाता है। जो प्लांट वेस्ट है इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और ये मैन्योर में बदल जाता है। किसकी वजह से बदलता है? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जो ये मैन्योर है, मैन्योर के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो सोइल के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। और प्लांट्स, अगर हम उस गमले के अंदर प्लांट लगाएंगे तो प्लांट उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो पोट भी था उसके अंदर पॉलीथीन बैग्स थे, ग्लासेस थे, ब्रोकन टॉयज थे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। माइक्रोब्स उनके ऊपर एक्ट नहीं करते और उनको मैन्योर के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes animals on the ground. आप कई बार ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन कुछ टाइम के बाद वे डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। क्यों, कहाँ चले जाते हैं वे? दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, एंड दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स और एनिमल्स, और ये दोबारा से यूज हो जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हार्मफुल और बदबूदार जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और इस तरह से एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ रखते हैं। तो अब तक हमने इसमें यूजेस किया है। आपका एक क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या क्या हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं मेकिंग ऑफ कार्ड, ब्रेड, बैक्टीरिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्ड हो जाएगा। ये तो आपका एक टॉपिक होमली यूजेस हो जाएंगे, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड फूड आइटम्स। तो ये हो गया हमारे होमली यूजेस। कमर्शियल यूजेस हो जाएंगे हमारे लार्ज स्केल पे, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। मेडिसिनल यूज़ हो जाएंगे। मेडिसिनल यूज़ में एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वैक्सीन्स बनते हैं, सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन ना करेंगे तो जगह जगह बहुत ज़्यादा जो कूड़े कीड़े होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और चारों तरफ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉल्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्म्स क्या क्या हैं, ये हमें हमारे फो कैसे हैं, हमारे एनिमी कैसे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।